वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटीपी मंत्रा। हमने जो है एक डिस्कशन कंटिन्यू किया हुआ है हिंदी भाषा के विकास को लेकर, वीडियो नंबर 5। और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को लेकर। आधुनिक आर्य भाषा जब हम कह रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आर्य भाषा है क्या। जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्राचीन आर्य भाषा भी होगी और मध्यकालीन आर्य भाषा भी होगी। तो चलिए एक बार चीज़ों को जो है रिवाइज कर लेते हैं। जब हम हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं, यानी कि हिंदी का विकास जो है कैसे हुआ, तो हम कहते हैं कि इसका विकास जो है संस्कृत से हुआ है। बिल्कुल, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, भारतीय भाषाओं की जननी। तो संस्कृत के बाद आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर उसके बाद हिंदी विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप यहाँ देखिए, जो संस्कृत है ये एक तरीके से प्राचीन आर्य भाषा हो गई। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, याद रखेंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये आ जाएगी हमारी जो है मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत। उसके बाद अवहट और जो हिंदी है ये आ जाएगा हमारा आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत। तो अब आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि ये सारी जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये सारी की सारी आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली आधुनिक आर्य भाषा यानी कि हिंदी, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो ये आधुनिक आर्य भाषा है हिंदी, इसको भी हमने जो है अपनी सहूलियत के लिए 3 भागों में विभाजित कर दिया है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, अब इसको हमने इसलिए किया है क्योंकि देखिए अपभ्रंश के बाद अवहट, उसके बाद हिंदी, एकदम से हिंदी तो आई नहीं होगी। लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, उसका एक प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो अब ये जो हिंदी है, अब इसका विकास संपूर्ण रूप से कैसे होगा इसको हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये 3 भागों में वापस से जो है ये जो आधुनिक आर्य भाषा यानी कि जो हिंदी है इसको हमने विभाजित कर लिया। ठीक है, अब जो विभाजन कर रहे हैं हम कैसे कह रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं प्राचीन हिंदी, ठीक है, हम कह रहे हैं मध्यकालीन हिंदी, और हम क्या कह रहे हैं, आधुनिक हिंदी। क्या कह रहे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। ठीक है, अब जब भी मैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इन वर्ड्स का यूज़ करूंगा तो इसका मतलब हिंदी से है। ठीक है, अब हम ये ओवरऑल हिंदी के डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, आर्य भाषा का नहीं। ठीक है, आर्य भाषा का जो प्राचीन काल है वो संस्कृत का था, जो मध्यकाल था वो हमारा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हो गया। ठीक है, और आधुनिक, तो अभी हम बात कर रहे हैं आधुनिक आर्य भाषा के ही अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आधुनिक आर्य भाषा यानी कि जो हिंदी है उसको भी फर्दर इस तरीके से कैटेगराइज कर लिया गया है। ऑल गुड, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब बात कर लेते हैं विस्तार से कि प्राचीन हिंदी में क्या क्या हुआ। ठीक है, अब प्राचीन काल देख लेते हैं इसका। हाँ, तो प्राचीन काल देख लेते हैं। तो प्राचीन काल को आप आरंभिक काल भी बोल सकते हो, आदिकाल भी बोल सकते हो, हिंदी का एक ही बात है। इसमें क्या हुआ, देखिए हिंदी भाषा का शिशुकाल है। ठीक है, अब हिंदी भाषा जो हिंदी भाषा है वो एक तरीके से डेवलप हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में है, तो बिल्कुल शिशुकाल है। अवहट और अपभ्रंश का प्रभाव हिंदी पर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और हिंदी की जो बोलियां हैं उनका रूप विकसित नहीं हुआ होगा। कैसे हो सकता है ना, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हो रही है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ हिंदी की बोलियां, तो देखिए हिंदी की बोलियां जब मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या इसके पीछे क्या है, देखिए क्या है, हिंदी जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ना हो के ना, हिंदी जो है एक भाषा समूह का नाम है। ठीक है, एक भाषा समूह का नाम है हिंदी, तो जिसके अंतर्गत इसकी 5 उपभाषाएं आती हैं और बोलियां आती हैं 17। तो देखिए अब हिंदी की 17 बोलियां हैं, तो अभी उन सारी बोलियों का विकास होना, अभी वो धीरे धीरे विकसित होंगी। ठीक है, उन्हें जानेंगे हम। तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा, ट्रिक के थ्रू आपको सारी बोलियां और उपभाषाएं बिल्कुल याद कराएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब प्राचीन हिंदी में तो शिशुकाल हो गया, ठीक है, अभी विकसित हुई नहीं है। अब उसके बाद आता है मध्यकालीन हिंदी। अब देखिए जो मध्यकाल था हिंदी का ना, यहीं पर हिंदी ने अपना एक तरीके से जोर पकड़ा। यहाँ पर हिंदी का एक तरीके से स्टार्टिंग, एक अच्छी स्टार्टिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, यहीं पर विकास होना शुरू हुआ हिंदी का। ध्यान दीजिए, हिंदी का स्वरूप जो है स्पष्ट होने लग गया है मध्यकाल आते आते, और उसकी जो बोलियाँ हैं वो भी विकसित होनी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, स्पेशली भाषा के 3 रूप जो है यहाँ पे सामने आते हैं, वो है ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। 3 रूप, ठीक है, भाषा के 3 रूप जो आए हैं, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, इनका जो है पुरजोर तरीके से विकास हुआ मध्यकाल के अंतर्गत। ठीक हो गया, बहुत आसानी से याद रख लेते हैं। देखिए हमारे आराध्य जो भगवान हैं वो हैं राम और एक है श्याम। ठीक हो गया, तो राम के बारे में हम क्या कहते हैं कि अवध में श्री राम आए हैं।
क्या कहते हैं, अवध में श्री राम आए हैं, तो अवधी भाषा हो गई, इसका विकास हुआ। और श्याम के बारे में हम कहते हैं कि ब्रिज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, है ना, ब्रिज के बाल गोपाल ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते, तो ब्रिज भाषा हो जाएगी। ब्रज भाषा का विकास हुआ, अवधि का विकास हुआ, साथ ही साथ आपको याद रखना है खड़ी बोली का भी विकास होगा। एक्चुअल में जो हिंदी हम बोल रहे हैं ये एक तरीके से खड़ी बोली ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट अब जो है डिटेल में जान लेते हैं ब्रज भाषा, अवधि और खड़ी बोली के बारे में। अब देखिए ब्रज भाषा, ब्रज का जो क्षेत्र है, ब्रज वृंदावन का जो क्षेत्र है, निश्चित रूप से कृष्ण भक्त, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों की भाषा है ये, बिल्कुल हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों की भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा। अब इसमें क्या हुआ देखिए, ध्यान देंगे, ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो मध्यकालीन हिंदी के दौरान हुआ है, ठीक है। अब देखिए आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी, यानी कि आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के ऊपर हमारा आज का वीडियो सेशन है। अब हमने कहा कि हिंदी को भी हमने जो है फिर से 3 भागों में विभाजित कर लिया है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो जो ब्रज भाषा है ये मध्यकालीन हिंदी में ही विकसित हुई है, ठीक हो गया, यहाँ पर विकसित हुई। अब इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसको भी हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। और पहला यहाँ पे आ जाता है पूर्व मध्यकाल, यानी कि स्टार्टिंग का फेज, और उसके बाद उत्तर मध्यकाल, यानी कि जो ब्रज भाषा का एक डेवलपमेंट था, जो टाइम था, तो लास्ट का टाइम और स्टार्टिंग का टाइम। तो स्टार्टिंग के टाइम को हम कहते हैं भक्ति काल और बाद वाले टाइम को हम कहते हैं रीतिकाल, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको बिल्कुल याद रखना है हमें। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी और बातें कर लेते हैं पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के बारे में। इसमें 2 प्रकार के कवि हुए, सांप्रदायिक कवि हुए और क्या हुए, संप्रदाय निरपेक्ष कवि, यानी कि उनका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे सूरदास और नंददास जो हैं किस संप्रदाय से रिलेटेड थे, इनका संप्रदाय क्या था, तो पुष्टि मार्ग या फिर हम कहेंगे शुद्धाद्वैत संप्रदाय था। इसी तरह श्री भट्ट जो कवि हुए वो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे, गदाधर भट्ट हमारे चैतन्य संप्रदाय से थे और हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय से थे। ये कुछ कवि रचनाकार हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कवि की, तो बिल्कुल रसखान और मीराबाई, इन्हें तो सब जानते हैं, रसखान, मीराबाई, कबीर, रहीम, बहुत दोहे और चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो रसखान और मीराबाई जो आते हैं वो देखिए आप भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है, भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं और संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, बिल्कुल संप्रदाय निरपेक्ष कवि जो हो जाएंगे वो हमारे रसखान और मीराबाई हो जाएंगे। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही एक सरल तरीका हो सकता है, वो ये कि देखिए यहाँ पे जो है सूरदास और नंददास लिखा हुआ है, ठीक है, दास दास। अब यार जो दास आदमी है उसको क्या करना चाहिए, अपनी जो दासिता है उसकी, उससे मुक्ति के लिए एक अच्छे मार्ग पर जाना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। तो उसको जो है पुष्टि मार्ग पर जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सूरदास और नंददास है उनका संबंध पुष्टि मार्ग संप्रदाय से है, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो है शुद्धावस्था, ठीक है, पुष्टि मार्ग यानी अच्छे मार्ग पे जाना चाहिए। दास आदमी क्या ऐसे काम क्यों कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट श्री भट्ट, है ना। अब देखिए श्री भट्ट, नाम क्या है भट्ट। अब भट्ट लोग क्या होते हैं जी, पहाड़ी होते हैं, और पहाड़ी लोग तो जो है नींबू बड़ा खाते हैं, ठीक है, तो निम्बार कैसे कह सकते हैं। जो हमारे पहाड़ी भाई बंधु हैं बिल्कुल रिलेट करेंगे इस बात से, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि गदाधर भट्ट, गदाधर। अब देखिए जो गदा अगर किसी पर पड़ेगी तो वो आदमी चित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो चैतन्य, इस तरीके से याद रख सकते हैं। गदाधर भट्ट का जो संबंध है वो चैतन्य संप्रदाय से है। अब हित हरिवंश के बारे में बात करेंगे, तो अब बिल्कुल रिलेट करो, देखो हरि लगा है, हरि, हरि कौन है, राधा कृष्ण हरि, ठीक हो गया। तो इस तरीके से सारे संप्रदाय भी याद हो गए होंगे, बिल्कुल। रसकान और मीराबाई का कोई संप्रदाय नहीं है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग फेज यानी कि पूर्व मध्यकाल किसका, ब्रज भाषा के विकास का, ठीक है, ब्रज भाषा के विकास का ये तो स्टार्टिंग फेज है। अब बाद का यानी कि रीतिकाल, उसको बोलते हैं रीतिकाल साहित्य में, ठीक है, हिंदी में हम रीतिकाल बोलेंगे। अब इसमें भी जो है 3 तरीके के कवि हुए, ध्यान रखेंगे, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और कह रहे हैं रीति मुक्त कवि। 3 तरीके के कवि हुए हैं यहाँ पे। अब कुछ एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान रख सकते हैं, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, ठीक है, देव, पद्माकर, सेनापति। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी, रसनिधि आ जाते हैं, और रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा अब जो एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है क्या चीज़, है ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है क्या।
देखिए रीतिबद्ध, सबसे पहले हमें जानना होगा कि रीति शब्द क्या है। रीति का मतलब होता है आपका एक तरीके से क्या कहेंगे, पद्धति कह लो, ठीक है, रीति है ना। और रीतिबद्ध जब हम कह रहे हैं तो बद्ध का मतलब हो गया कि बिल्कुल पद्धति से, बिल्कुल रीति से चल रहा है वो, और रीति सिद्ध है ना। अब यहाँ पे इतना जोर नहीं है इस वर्ड में। और रीति मुक्त, और इसमें तो बिल्कुल ही यानी कि मुक्तता का आभास हो रहा है हमें। तो अब जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए क्या है रीतिबद्ध। जो एक रीतिकाल चला है ना, रीतिकाल में क्या हुआ है कि लक्षण ग्रंथ लिखे गए। अभी लक्षण ग्रंथ क्या है? लक्षण का मतलब क्या होता है? पहचान या फिर कोई चिन्ह, पहचान है ना, जिससे पहचान हो। क्या लक्षण बड़े खराब है इसके, हाँ ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? तो लक्षण का मतलब पहचान, हमें पहचान होती है, चिन्ह एक तरीके से हमें पता लगता है चीज़ों का। तो अब यहाँ पे काव्य की बात हो रही है, तो काव्य की पहचान, तो वो क्या हो जाएगा? लक्षण ग्रंथ। और लक्षण ग्रंथ का जो यूज़ हुआ है वो हमारा रीतिकाल में भर भर के हुआ है। ठीक हो गया? तो मैंने क्या कहा? लक्षण ग्रंथ। लक्षण यानी कि काव्य की पहचान, लक्षण का मतलब ही पहचान होता है, तो काव्य की पहचान। अब काव्य की पहचान से बिल्कुल रिलेट करेंगे आप। इसमें क्या होता था कि अब कवि जो अपनी कविता लिखता था, है ना, तो उसको वो बिल्कुल डिटेल में एक तरीके से एक्सप्लेन भी करता था उदाहरण के माध्यम से, ठीक है, वो उदाहरण भी देता था। तो रीतिबद्ध जो कवि हुए हैं वो, उनकी जो रचना हुई है उसमें लक्षण भी होता था, ठीक है, और उसमें उदाहरण भी होते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गए रीतिबद्ध कवि। अब जो रीति सिद्ध कवि थे वो एक तरीके से स्वतंत्र थे। वो रीतिबद्ध कवियों की तरह नहीं थे, यानी कि वो ज़रूरी नहीं समझते थे कि वो अपनी कविता को बिल्कुल उसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है, उदाहरण नहीं होता था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल वो अपने काव्य की पहचान पर उनका जोर रहता था, ठीक है। रीति मुक्त कवि फिर वो बिल्कुल इस बाध्यता से मुक्त हो गए थे। उनको जो है ये सारी चीज़ें नहीं है। वो एक तरीके से जो रीति परंपरा चली आ रही है, जो ये लक्षण ग्रंथ जो होता था, तो इससे वो जो है मुक्त थे, ठीक है। तो ये रीति मुक्त ऐसे कुछ कवि हुए हैं। यानी कि कुछ नहीं है, वो कविता लिखने का इनका अलग अलग तरीका है। ध्यान देने वाली बात तो यही है कि भक्ति काल था स्टार्टिंग फेज और रीति काल था लास्ट का। ठीक हो गया, ब्रज भाषा के विकास का। अब अगली अवधि भाषा के बारे में बात करते। चलिए, अवध में श्री राम आए हैं, ठीक हो गया। तो जब मैं श्री राम कह रहा हूँ तो बिल्कुल राम भक्त कवियों की भाषा हो जाएगी, राम भक्त कवियों की भाषा, ठीक है। विशेषतः तुलसीदास, बिल्कुल तुलसीदास जी ने जो है बिल्कुल राम भक्त थे वो, ठीक हो गया। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे सूफी कवि, ठीक है, सूफी कवियों की भी भाषा है ये अवधि, और विशेषकर जायसी, ठीक है। जायसी याद रखेंगे, और राम भक्त कवियों में तुलसीदास को याद रखेंगे। तुलसीदास और जायसी बिल्कुल साथ साथ के हैं, ठीक हो गया। तो कहते हैं ना, तुलसी वाली अगर चाय मिल जाए तो मतलब जायका ही बन जाए। बिल्कुल याद रख सकते हैं इस चीज़ को, तुलसी और जायसी, जायस, ठीक हो गया। तो दोनों एक साथ हैं। अब देखिए कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये कि जायसी पद्मावत इनका कोई एक तरीके से पुस्तक है, ग्रंथ है, रचना है। तो ये अवधि का जो है ठेठ ग्रामीण रूप इसमें मिलता है। और साथ ही साथ जो तुलसीदास की रामचरितमानस है सब जानते हैं, वहाँ पे अवधि का आपको जो है तत्सम मुखी रूप मिलता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनते हैं, वो ये कि बंगाल में भी जो है ना सूफियों द्वारा प्रचारित जो अवधि भाषा हुई उसको बोला गया गोहारी या गोयारी। और बंगाल में ही कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा जो भाषा प्रचारित हुई उसको बोला गया ब्रजमुखी, ठीक हो गया। यानी बंगाल तक भी भाषाओं का विकास हुआ है। इससे पहले थी ब्रज भाषा, बंगाल में उसको बोला गया ब्रजमुखी। और अब जो अवधि भाषा है, ये जो अवधि भाषा है, ये बंगाल में जो है प्रचारित हुई गोहारी के नाम से। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं खड़ी बोली। अब तीन, हमने कहा कि तीन जो भाषा के रूप हैं, ब्रज भाषा, अवधि और खड़ी बोली, इनका जो है एक तरीके से विकास जो हुआ है वो मध्यकालीन भाषा, ठीक है, मध्यकालीन हिंदी के दौर पर हुआ है। अब खड़ी बोली क्या है? देखिए खड़ी बोली जो है मध्यकाल में इसके दो रूप थे। कितने रूप थे? दो रूप थे। तो पहला तो हो गया जी उत्तरी हिंदी, और दूसरा हम कहेंगे दक्कनी हिंदी। अभी उत्तरी तो समझ में आ गया, ठीक है, नॉर्थ का इंडिया का मैप आप कंसिडर कर लीजिए। उत्तरी यानी कि नॉर्थ वाली साइड हो गया। दक्कनी क्या होता है? देखिए दक्कन, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान देंगे इस बात को। दक्कन आपने ज्योग्राफी में बिल्कुल पढ़ा होगा, दक्कन का पठार होता था एक, ठीक हो गया। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इस नौ को ले लीजिए, इस दो को ले लीजिए, ठीक है। नौ से हो जाएगी नर्मदा नदी, और दो से हो जाएगा दक्षिण का क्षेत्र। तो नर्मदा नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो है दक्कन का पठार है वहाँ पे, ठीक हो गया। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? भारत
का जो मानचित्र है उसको कंसिडर कीजिए, उसके मध्य में मध्य प्रदेश है कि नहीं है, तो उसका आप कंसिडर कर लीजिए पूर्वी हिस्सा, वहाँ पर एक अमरकंटक नामक जगह है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और वो जाती है वेस्ट की साइड, यानी कि गुजरात के नीचे बिल्कुल बिल्कुल जस्ट नीचे चली जाएगी और वहाँ मिल जाएगी समुद्र में। ठीक हो गया, तो ये पूरा एक नर्मदा नदी का रूट है। तो इसके दक्षिण का जो एरिया है वो दक्कन है। तो देखिए आप खड़ी बोली, एक साउथ उत्तरी हिंदी और एक तरीके से खड़ी बोली का दक्कनी, तो कहाँ पर है वो आपको मैप में बिल्कुल इस तरह से समझना है। ठीक हो गया। अब खड़ी बोली का जो मध्यकालिक रूप मिलता है वो कौन कौन है? कबीर, रहीम, नानक, दादू, आलम। देखिए अब कबीर और रहीम भी आ गए, लेकिन कबीर और रहीम आपकी जो है खड़ी बोली में इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, रहीम के दोहे जो हम सुनते हैं, कबीर के दोहे जो हम सुनते हैं, ये खड़ी बोली में है। साथ ही साथ रसखान और मीराबाई किस में है? ब्रज भाषा में है। ठीक हो गया, तुलसीदास अवधी भाषा में। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं अपना आधुनिक कालीन हिंदी के ऊपर। देखिए अब हमने प्राचीन हिंदी की बात करी, शिशुकाल था, इतना ज़्यादा विकास वहाँ पे हुआ नहीं था बोलियों का। ठीक है, मध्यकाल की बात करी तो वहाँ पे विशेषकर 3 भाषा जो है निखर के आई। कौन कौन सी? ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। अब बात कर लेते हैं आधुनिक कालीन हिंदी की। अब जो आधुनिक काल चला, ठीक है, अब तक चल रहा है, वैसे ये आधुनिक काल में ही आ रहा है, लेकिन आधुनिक काल जहाँ से स्टार्ट हुआ क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसको देखेंगे। देखिए अब जब आधुनिक काल आया ना हिंदी का, तो वहाँ पे जो है अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हो चुका था, अंग्रेज आ चुके हैं। ठीक हो गया, ब्रज भाषा और अवधी का स्थान अब खड़ी बोली ने ले लिया। बिल्कुल नोट करने वाला पॉइंट है। देखिए ब्रज भाषा चली, उसके बाद अवधी चली, उसके बाद खड़ी बोली आ गई। खड़ी बोली का अब जो है वर्चस्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको कि जो हम ये हिंदी अभी बोल रहे हैं, जो मैं आपसे जिस भाषा में बात कर रहा हूँ ये हिंदी है। ठीक है ना, तो हिंदी किसका है रूप है? ये खड़ी बोली का है। ठीक हो गया, तो खड़ी बोली कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाएगी। जितनी भी बोलियां हैं, 17 बोलियां हिंदी की, उनमें प्रभावी कौन हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी जी। चलो ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल नोट करने वाला है, ब्रज भाषा और अवधी का स्थान यहाँ पे खड़ी बोली लेने वाली है आधुनिक काल के अंतर्गत। देखिए क्या हुआ, आधुनिक काल में जो है 3 एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भाषा विकसित हुई है यहाँ पर, खड़ी बोली ही मान लीजिए। खड़ी बोली मानना क्या है? खड़ी बोली का ही विकास हुआ है। तो खड़ी बोली के डेवलपमेंट के जो है 3 फेज़ हम कहेंगे यहाँ पे, 3 फेजेस। पहला जो युग आएगा उसको बोलेंगे भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा छायावादी युग। ठीक है, तो अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए क्या हुआ, भारतेंदु युग में क्या था, तो ये एक कवि हुए, उनका नाम था भारतेंदु। ठीक है, तो सही मायनों में जो हिंदी का विकास हुआ है, पहला पॉइंट देखेंगे, सही मायनों में जो हिंदी का विकास हुआ है वो भारतेंदु के युग से हुआ है, ऐसा कहते हैं। उनके द्वारा एक लेखन मंडल भी तैयार किया गया। कुछ कुछ बातें हैं ध्यान रखने वाली, उसे भारतेंदु मंडल कहते थे। ठीक हो गया, गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था और पद्य ब्रजभाषा में लिखा जाता था। किनके द्वारा? भारतेंदु कवि के द्वारा। इनका ये मानना था कि गद्य जो है आप खड़ी बोली में लिखिए आप, क्योंकि खड़ी बोली का विकास खड़ी बोली लोग पसंद करने लगे हैं। ठीक है, तो गद्य तो लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो है पद्य यानी कि कविता लिखने में कठिनाई आ रही थी। तो ये जो है अभी स्टिल जो कविता लिख रहे थे वो ब्रजभाषा में ही लिख रहे थे। तो ये तो हो गया भारतेंदु युग। उसके बाद जो है द्विवेदी युग आता है। यहाँ पर द्विवेदी कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1903 में इन्होंने जो है एक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है पद्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई जी। देखिए आप, जब भारतेंदु युग में यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक प्रॉब्लम आ रही थी, कविताएं नहीं लिख पा रहे थे हम खड़ी बोली में, है ना। तो अब ये द्विवेदी युग में आते आते उन्होंने जो है एक ऐसा तरीका निकाल लिया कि पद्य भी अब यहाँ खड़ी बोली में यूज़ होने लगा। ठीक हो गया, उसके बाद जो है पद्य में भी खड़ी बोली का यूज़ होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, देखिए समस्त उत्तर भारत के साहित्य का माध्यम कौन बन गई? खड़ी बोली बन गई। ठीक हो गया, तो खड़ी बोली अब अपने वर्चस्व रूप में आ जाएगी। उसके बाद देखिए छायावाद का युग आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युग है ये तो भाषा हिंदी के विकास के लिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक जो आप याद रख सकते हैं, कहते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए कहेंगे निराले नंद देव की जय या नंद निराले देव की जय, ये ट्रिक है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे नंद से आपको लेना है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक हो गया, उसके बाद निराले से हो जाएंगे निराला जी, देव से हो जाएंगे महादेवी वर्मा और जय से जयशंकर प्रसाद। तो ये 4 जो है छायावाद के जो है प्रमुख स्तंभ हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन भर भर के आता है आपका, यूके ट्रिपल एससी में कई बार आता है। ठीक हो गया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साहित्यिक खड़ी बोली का विकास पद्य और गद्य दोनों में हुआ। बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पद्य और गद्य में भर भर के खड़ी बोली का यूज़ हुआ है।
और साथ ही साथ जो है कथा साहित्य प्रेमचंद ने जो है, अब देखिए प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये सारे के सारे छायावाद के कवि हैं। तो प्रेमचंद ने जो है कथा साहित्य में अपना लोहा मनवाया, ठीक हो गया। इसी तरह जयशंकर प्रसाद जो है नाटक में जो है लेजेंड थे वो। इसी तरह रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचना में उनके टक्कर में कोई नहीं था। तो ये बातें हैं छायावाद युग की, ठीक हो गया। तो आधुनिक कालीन हिंदी के ये 3 फेजेस आते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। साथ ही साथ अब देख लेते हैं कि जो खड़ी बोली है, अब बिल्कुल खड़ी बोली का विकास हो चुका। देखिए क्या हुआ, खड़ी बोली, इसके पीछे बोली लगा है, ठीक है। बोली भाषा से नीचे होती है, ठीक हो गया। तो खड़ी बोली होते हुए भी अब भाषा बन चुकी है, और साथ ही साथ ब्रज भाषा, जिसके पीछे भाषा लगा है, ब्रज भाषा होते हुए भी वो बोली बन चुकी है। तो उल्टा पुल्टा हो गया इनके साथ, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए सबसे पहली जो आती है वो शुद्ध बोलते हैं, उसे नागरी बोल सकते हैं, आर्य भाषा ऐसा बोला जाता है। जयशंकर प्रसाद की आप कविताएं पढ़ेंगे तो वो जो उनका एक स्टाइल है लिखने का, शैली क्या होती है, एक तरीका है ना, स्टाइल कह लीजिए आप खड़ी बोली को कुछ ऐसे बोलने का, लिखने का। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आपको शुद्ध या फिर नागरी हिंदी में बोलेंगे। तो ये तो एक तो पहली शैली होगी। दूसरी उर्दू और अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली। तो बहुल का मतलब उर्दू और फारसी, उर्दू वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ हुआ। तो मंटो की रचनाएं आप देखेंगे तो वो आपको खड़ी बोली ही है ये, लेकिन इसमें उर्दू और अरबी का ज़्यादा यूज। तीसरा जो होता है वो होता है हिंदुस्तानी, ठीक है। हिंदुस्तानी में क्या है, हिंदी का भी है और उर्दू, अब दोनों मिक्सअप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हिंदुस्तानी बोलते हैं, ये भी खड़ी बोली ही है, ठीक है। इसकी 3 शैलियाँ हैं। अब इसमें प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं आप पढ़ेंगे, गोदान, गबन, सेवा सदन, जो भी पढ़ेंगे आप, उसमें आप कोई भी नोवेल उठा लीजिए प्रेमचंद का, तो उसमें वो क्या क्या लिखते हैं, उर्दू का भी यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो उर्दू और हिंदी का जो मिक्सअप यूज़ हो जाता है वो आपकी हिंदुस्तानी शैली हो जाती है। तो इस तरह खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आधुनिक जो आर्य भाषा है यानी कि हिंदी का अब डेवलपमेंट हो चुका है। देखिए अब हिंदी का संपूर्ण विस्तार हो चुका है, विकास हो चुका है, और हमने यहाँ तक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और आज की वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक, थैंक यू वेरी मच।